नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है संस्कृत और संस्कृत के अंतर्गत रचना एवं रचनाकार से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 31 और इसके पूर्व भाग 1 में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को बहुत बारीकी से और ट्रिक की सहायता से हल किया था। तो प्रश्न संख्या 31 है, उत्कृष्ट जागृत प्राप वरान्य बोधत, यह किस उक्ति का मंत्र है? उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह सूत्र जो आप देख पा रहे हैं, ये सूक्ति जो है किस उपनिषद की है या मंत्र किस उपनिषद का है? विकल्प ये कह रहे हैं कि कठ उपनिषद, जिसे आप कहते हैं कठोपनिषद, विकल्प बी छांदोग उपनिषद, विकल्प सी प्रश्न या फिर विकल्प डी मुंडक। तो सही जवाब आपको देना है, सोच समझ कर देना है और आपके पास है 2 सेकंड का समय। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ भी रहा है, क्योंकि इसका उत्तर बिल्कुल दिख रहा है कि सर विकल्प ए कठोप उपनिषद का है। तो कठ उपनिषद, जिसे आप कहते हैं कठोप उपनिषद, ध्यान में रखिएगा। तो ये कठ उपनिषद से लिया गया है, इसे ध्यान में आप रखिएगा और इसी कठ उपनिषद को कठोप उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2, सहसा विदित ना क्रियाम, इस सूक्ति से उपयुक्त रचना है। सहसा विदित ना क्रियाम, सहसा माने एकाएक, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए और आपको भी पता है कि किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। इस सूक्ति या ये सूक्ति से युक्त रचना कौन है, यानी कि किस रचना का ये सूक्त है, सूत्र है कि सहसा विदित ना क्रियाम। सहसा माने एकाएक, विदित माने नहीं करना चाहिए सोच करके, क्रियाम माने काम को। हमें एकाएक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस सूक्ति, यह जो सूक्ति है किस रचना से है? विकल्प ये कह रहे हैं कि शिशुपाल बधम से, विकल्प बी कृतार्जुनियम से, विकल्प सी नैषधीय चरितम या फिर विकल्प डी कुमार संभव। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 32 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कृतार्जुनियम। कृतार्जुनियम की बात करें तो रचनाकार भारवी, किरात भारवी होता है। कितने? 18 सर्ग। पहले शुरुआत होती है श्री से और अंत होता है लक्ष्मी से। तो किरात पहले श्री करता है, बाद में लक्ष्मी करता है और एक वीर, आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रधान रस है वो वीर रस है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वीर रस, 18 सर्ग, भारव की रचना, पहले श्री से और अंत में लक्ष्मी से इसकी समाप्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा और उसी में से है सहसा विदित ना क्रियाम, सहसा विदित ना क्रियाम, किरात से है। ठीक है, चलिए आपने इसको सही किया होगा। प्रश्न संख्या 33 है कि कामार्थ ही प्रकृत कृपणा वस चेतनाम चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? इसे ध्यान में रखिएगा। कामार्थ ही प्रकृत कृपणानाम चेतन चेतनेषु, है ना, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 33 है, कह रहे किस ग्रंथ से लिया गया है? विकल्प ए नीति शतक से, विकल्प बी श्रृंगार शतकम से, विकल्प सी मेघदूत से या फिर विकल्प डी रघुवंश से। सोच समझकर आपको उत्तर देना है किस रचना से बिल्कुल यह सूक्ति ली गई है और आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मेघदूत से है। बात करें मेघदूत की तो मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। रचना किसकी? तो बिल्कुल कालिदास जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, एक गीत काव्य है, बड़ा सुंदर गीत काव्य है, जिसमें मेघ को दूत के माध्यम से यक्ष अपनी यक्षिणी के पास संदेश भेजता है। यक्ष यक्षिणी के वियोग की घटना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प सी को लॉक किया जाता है और आप सब इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। बात करें उत्तर रामचरितम की कि इस रचना के रचनाकार कौन है, तो आपको सोच समझकर उत्तर देना होगा
और बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए वाल्मीकि, विकल्प बी भारत, विकल्प सी श्रीहर्ष या फिर विकल्प डी भवभूति। उत्तर रामचरित की बात की जा रही है कि उत्तम रामचरितम किसकी रचना है, और आप सबका उत्तर आ गया सर विकल्प डी भवभूत को लॉक किया जाए। तो उत्तर रामचरितम चरित की अनुभूति होती, मैंने बताया था, अनुभूति बराबर भवभूति, ध्यान में रखिएगा। भारव का कृतार्जुनियम है, श्रीहर्ष का नैषधि चरितम है ना। नैषधि चरितम को औसत कहा जाता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। वाल्मीकि जी का रामायण आप लोग विश्व विदित रचना है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने सही कर लिया कि सर प्रश्न संख्या 34 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, भवभूति, चरित की अनुभूति भवभूति, ध्यान में रखिएगा। एको रस की बात यहाँ पे करते हैं, 7 अंक हैं, चरित को 7 में रखिएगा। राम लक्ष्मण सीता लोग उसकी घटना इसमें की गई है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चले, प्रश्न संख्या 35 है कि किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। ध्यान से देखिएगा, कुट्टनियों का वर्णन किस रचना में किया गया। विकल्प ए कह रहे हैं कि कादम्बरी में, विकल्प बी मृच्छकटिकम में, विकल्प सी दस कुमार चरितम या फिर विकल्प डी रत्नावली में। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। 1 सेकंड का समय आपके पास है कि किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है, और धीरे धीरे आपका उत्तर भी टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रत्नावली में क्या है, कुट्टनियों का वर्णन किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो रत्नावली रचना किसकी है, सर हर्षवर्धन की रचना है, जिसमें कुट्टनियों का वर्णन किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और कुट्टनी का अर्थ होता है वेश्या, ठीक है ना, जिसमें क्या है, उज्जैन की एक वेश्या जिसका नाम है बसंत सेना, और उसकी एक गृहदासी है जिसका नाम है मदनिका, है ना, उसी का वर्णन किया गया है। श्रृंगारस प्रधान है, 10 अंक हैं, इसे ध्यान में आप रखिएगा। और प्रश्न को बिल्कुल बड़े साहसिकता के साथ दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो बिल्कुल आपका प्रश्न बन गया कि सर रत्नावली है। मृच्छकटिकम सूत्रक की रचना है, कादम्बरी बाणभट्ट की, और 10 कुमार चरितम की बात करते हैं तो दंडी की, दंडी 10 कुमार चरितम, दंडी 10 कुमार चरितम, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है, यानी कि किस महाकाव्य को विद्वानों ने औषधि कहा है। तो बिल्कुल मैंने इसकी चर्चा कई बार की है, तो बिल्कुल आप लोग इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। विकल्प एक है कृतार्जुनियम, विकल्प बी शिशुपाल पदम, विकल्प सी रघुवंशम या फिर विकल्प डी नैषधि चरितम। तो बिल्कुल मैंने बताया था कि नैषधि औषधि, और नैषधि औषधि यानी कि नैषधि चरितम को औषधि माना, विद्वानों ने माना, और नैषध औषध होती है। और जब किसी को औषध मिल जाए तो क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो उसको हर्ष होता है। तो ध्यान में रखिएगा, हर्ष की, श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। और ये जब बात करेंगे आप बृहत्त्रयी में, किशुन में 3 रचनाएं हैं, किरादुर्जुनियम, शिशुपाल पद और ना, अंतिम रचना है किशुन। बृहत्त्रयी में ना फार नैषधि चरितम, और 22 सर्ग इसमें है। 2-2 बूंद करके आप औषध पीते हैं ना, 2-2 सुबह शाम 2-2 बूंद, सुबह शाम 2-2 बूंद, 2-2 से 2-2 कर दीजिएगा, 22 सर्ग इसमें है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को बिल्कुल ध्यान में आपको रखते हुए चलना है, बैठाते हुए चलना है। प्रश्न किस प्रकार से आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए, इसका अंदाज़ा आप इधर देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से पेपर देते हैं, आप पढ़कर कुछ जा रहे हैं, पेपर में कुछ छप रहा है। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी इस दृष्टिकोण से होनी चाहिए कि सरल से कठिन की तरफ, कठिन से सरल की तरफ बोध करते हुए चलना है। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो जुड़िए मेरे साथ, एकदम बिल्कुल प्रतिदिन जुड़िए, अभ्यास करिए, तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 37 है कि कला परिच्छेद के रचनाकार हैं, यानी कि कला परिच्छेद रचना किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दंडी की, विकल्प बी भावभूत की, विकल्प सी श्रीहर्ष की, या फिर विकल्प डी बाणभट्ट की। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। सबसे पहले तो आप लोग जिनका याद है उनको आपस में कर सकते हैं। तो भवभूत की आपको है उत्तर रामचरितम, मालती माधम, महावीर चरितम, 3 रचना है। बाणभट्ट की कादम्बरी आपको पता है, श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। तो बचा कौन, सर दंडी बचा, दंडी को कर सकते हो। दूसरा अगर आपको दिमाग में याद है तो चलिए दंडी का हम लोग चक्कर लगाते हैं, दंडी की रचनाओं की बिल्कुल परिक्रमा करते हैं। मैंने आपको बताया था जब दंडी की क्लास हम लोग ले रहे थे तो संस्कृत साहित्य मैंने बताया है कि दंडी के पिता बिल्कुल गौर हैं, वीर हैं। दंडी के पिता वीर, माता गौर है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही दंडी हैं। 10 दंडी, 10 दंडी, 2 छंद छेद, 10 से 10 कुमार चरितम, 10 से काव्यादर्श, दंडी से दंडी की रचना है। तो 10 दंडी, 2 छंद छेद, एक इनकी रचना है द्विक उपदेश, है ना, ध्यान में रखिएगा।
एक कला परिच्छेद इनकी रचना है। तो ये सब जब आप देखेंगे मोटा माटी तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बन जाएगा। और इसी क्लुब में सब कुछ छिपा हुआ है कि 10-10 दंडी 2 छंद छेद, है ना, 10-10 दंडी 2 छंद छेद। एक 10-10 दंडी 2 छंद 10-10 दंडी दरी पर एक अवंत सुंदरी इनकी रचना है, 2 संधान इनकी एक रचना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और बिल्कुल इसको याद करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 37 का विकल्प ए दंडी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है। अब विकल्प ए की बात करते हैं, कौन सी रचना है जो करुण के रस राजत्व को प्रतिष्ठापक है। आपको बताया गया है, इसके पूर्व वाले प्रश्नों में आपने देखा होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कृतार्जुनियम, विकल्प बी मेघदूत, विकल्प सी उत्तर रामचरितम या फिर विकल्प डी कुमार संभवम। सही उत्तर आपको देना है और आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। उत्तर रामचरितम, रचना चरित्र की अनुभूति बराबर भवभूति की रचना है। और इसी रचना में क्या होता है, करुण रस का यानी करुण रस को रस राजत्व की प्राप्ति होती है ना। एको करुण रस एको ही, ये ध्यान में रखिएगा, करुण एको रसयो की बात यहाँ पे कही गई है। और किसने कहा है, भवभूति जी ने कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, माता जातकर्णी पिता श्री श्रीधर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है। अब आपको सोच समझ कर उत्तर देना है। कालिदास की एक रचना नहीं है। विकल्प ए मेघदूत, विकल्प बी अभिज्ञान शाकुंतलम, विकल्प सी 10 कुमार चरितम या फिर विकल्प डी रघुवंशम। सोच समझ कर उत्तर दिए और तेजी के साथ आपका उत्तर आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 10 कुमार चरितम। 10-10 दंडी 2 छंद छेद, है ना, ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। मेघदूत बिल्कुल कालिदास की रचना है और इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, ये ध्यान में रखिएगा, दूत। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम बिल्कुल नाटक है कालिदास का और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, ध्यान में रखिएगा। रघुवंशम बिल्कुल महाकाव्य है, तो रघुवंशम एक नवा वंश है, 1-9-19 इसमें आपको सर्ग देखने को मिलेगा, कालिदास की रचना है। तो कालिदास की रचना कौन नहीं है, आपका उत्तर आया सर विकल्प 39 सी को लॉक किया जाए। ठीक है, संख्या 39 विकल्प सी को लॉक किया जाए, इसको दिमाग में बैठाते हुए आपको चलना है। प्रश्न संख्या 40 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगाइए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। यानी कि 3 महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, चौथा नहीं आता है। कौन नहीं आता है उसको आपको बिल्कुल सही करना है। विकल्प ए कर्तार्जुनियम, विकल्प बी सुष्पालपदम, विकल्प सी नैषधि चरितम और विकल्प डी है कुमार संभव। तो बिल्कुल सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि कौन इसमें बृहत्त्रयी में नहीं आता है। और मैंने बताया था कि बृहत्त्रयी की ट्रिक बताई थी कि सुन, अब जिनको ये ट्रिक याद है उनका उत्तर बिल्कुल आना शुरू हो गया कि सुन, कि से कृतार्जुनियम, सुष्पालबधम और ना से नैषधि चरितम। तो किरात, शिशुपालबधम और नैषधि चरितम 3 मिल गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कुमार संभव बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये लघुत्रयी में आता है। अब लघुत्रयी में कौन है, कुमेर हैं, ध्यान में रखिएगा, कुमेर हैं। कु से कुमार संभव, मे से मेघदूत और रा से रघुवंशम। ये तीनों के तीनों रचनाएं कालिदास जी द्वारा रचित हैं और ये लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। तो कुमेर लघु हैं और किशुन दीर्घ हैं, ये ध्यान में रखिएगा और इसको रखते हुए दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। और प्रश्न संख्या 41 आपके स्क्रीन पर आ गया है कि काव्य रचना के दृश्य महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। यानी कि महाकवि माघ की बात की जाए, माघ बिल्कुल सुष्पालबधम, ये ध्यान में रखना है। तो अब कह रहे हैं कि माघ किन 3 गुणों से विभूषित हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि सप्तरजतप, विकल्प बी ओज प्रसाद माधुर्य। तो विकल्प ए में आपने देखा कि ये में सप्तरजतप, विकल्प बी में ओज प्रसाद गुण, विकल्प सी में उपमा अर्थ गौरव और प्रदलालितम, विकल्प डी में गौड़ी वैदर्भी और पांचाली। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 41 का आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए उपमा में काली है, उपमा माँ कौन काली है, काली माँ, उपमा काली माँ। अर्थ गौरव भारवी का अर्थ गौरव, भार वाला है। दंडी का पद लालित्यम
और माघे संत त्रियो गुणा, और ये तीनों गुण किस में है? माघ में है, महाकवि माघ। और महाकवि माघ को घंटा कवि भी कहा जाता है, ध्यान में आप लोग इसको रखे रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 42 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प यहाँ पर देख रहे हैं आ, और आ किससे मिलाएंगे? तो बिल्कुल कालिदास की रचना है, आप इसमें देखेंगे मालविकाग्निमित्रम, भवभूति अनुभूति कौन? मालती माधवम, दंडी का 10 कुमार, और हर्ष बिल्कुल श्री हर्ष नैषधि चरितम, नैषधियम हर्षम, ध्यान में रखिएगा, औषधम। तो आपने देखा आ का 4 हो गया और बा का 1, तो आ का 4 बा का 1, आ का 4 बा का 1 जहाँ पर मिल जाए उसको लाग करिए, और विकल्प सी में आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, तो विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी से एकदम बिल्कुल आपके 90% संभावना है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपने देखा किशुन बृहत्त्रयी और कुमेर मैंने बताया था लघुत्रयी, तो निम्न में कौन सी जो लघुत्रयी में नहीं रचना आती है? रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत या फिर ऋतुसंहार। तो आपका उत्तर आ गया सर कुमेर में तो ऋतुसंहार नहीं आता है। तो ऋतुसंहार की बात करते हैं, ये भी महाकवि कालिदास जी की रचना है, इसमें 6 अच्छे सर्ग हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। रघुवंश में 19, मेघदूत में 2, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, और कुमार संभव की बात करते हैं, कुमार 17 वर्ष का है तो 17 सर्ग है ना। रघुवंश में 19 सर्ग और मेघदूत 2 भाग हैं, 2 खंड है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? तो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 44 में एक कवि ऐसे हैं कि जो कि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, कालिदास से सीनियर हैं, कालिदास से पहले हैं। भारव, विकल्प बी भास, विकल्प सी दंडी या फिर विकल्प डी भवभूति। तो बिल्कुल आप सब इसको जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जानना चाहिए। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर दीजिए आप, और विकल्प बी भास जो है कालिदास से पूर्ववर्ती हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए भास पूर्व कालिदास, भास के पूर्व कालिदास, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? ये ध्यान में रखिएगा, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है ना। तो विकल्प ए कह रहे भारव, विकल्प बी भास, विकल्प सी कालिदास, विकल्प डी श्रीहर्ष। सोच समझ के उत्तर दीजिए। अर्थ गौरव, अर्थ कौन है? बिल्कुल भारवी अर्थ गौरव, ठीक है ना। और आपने देखा है उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरव, और माँ किसका? डांडी पतलालितम माघे संतरियो गुणा। तो ये ध्यान में रखिएगा, और प्रश्न संख्या 45 का विकल्प ए को सही करिएगा। माँ काली, बिल्कुल काली माँ उपमा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 46 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करना है। तो बिल्कुल सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना, और सूची 2 में देख रहे हैं रचनाकार। मिलाइए, कालिदास को मिलाएंगे मेघदूत से, 2 भाग, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, भास स्वप्नवास दत्तम, ध्यान में रखिएगा। मम्मट का प्रकाश, एक का प्रकाश 11वीं शताब्दी में इनकी रचना है। और विश्वनाथ, पूरा विश्व क्या है? साहित्य को दर्पण में देखता है, साहित्य को दर्पण में देखता है। अब कैसे इसको मिलाएंगे? तो आपने देखा का 2 और खा का 1, का 2 खा का 1 जहाँ मिल जाए उससे मिला दिए, का 2 खा का 1, तो विकल्प ए में ही मिल गया, और विकल्प ए को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न का 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो विकल्प ये कह रहे हैं कुमार संभव नहीं है, या फिर विकल्प बी अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, विकल्प सी उत्तर रामचरितम, या फिर विकल्प डी रघुवंशम। कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 47 दिख रहा है, 1 सेकंड में आप इसका उत्तर दीजिए। और आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प सी उत्तर रामचरितम इज राइट आंसर। भवभूति अनुभूति, किसकी अनुभूति? तो उत्तर रामचरित की अनुभूति हो रही है। और मित्रों, ये जो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं,
इसके माध्यम से आप जानेंगे किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जिस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसके लेवल को, उसके स्तर को और उसकी शैली को देखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। ना तो बहुत हाई और ना तो बहुत लो जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। जो किताब आपके पास है उसी किताब को बार बार पढ़िए। और कहा भी जाता है ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप 14 दिन तक 14 बार लगातार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आदत में आ जाता है। तो आप सबसे आग्रह और निवेदन, प्रार्थना भी मान लीजिए है कि जो कुछ भी आपको उपलब्ध कराया जाता है उसको कम से कम 14 बार देखें। अगर आप 14 बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा और आपको चैन से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अपना रुख अख्तियार करते हैं। और अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 48, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि उज्जल नीलमणि रचना है, किसकी रचना है? विकल्प ये कह रहे हैं कि जीव स्वामी की, विकल्प बी रूप स्वामी की, विकल्प सी भवभूति की, या फिर विकल्प डी इनमें से किसी की नहीं। तो सोच समझ कर उत्तर देना है ना। उज्जल नीलमणि रचना, देखिए भैया बिल्कुल उत्तर आ गया कि उज्जल और नीलमणि, उज्जल और नीलमणि जैसा क्या होता है? बोले रूप है। किसका? बोले गोस्वामी का, गोसाई का, ईश्वर का। तो रूप कैसा होता है? उज्जल और नीलमणि होता है। तो उज्जल नीलमणि प्रश्न संख्या 48 का रचना किसकी है? तो रूप नारायण गोस्वामी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए उज्जल नीलमणि रूप होता है किसका? गोस्वामी का, गोस्वामी का। ठीक है, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारव द्वारा रचित है? एक कृति महाकवि भारव की है, उसको आपको पहचानना है, विकल्प के रूप में सही करना है। प्रश्न संख्या 49 आपकी स्क्रीन पर है। विकल्प ए शिशुपाल बधम, विकल्प बी कुमार संभव, विकल्प सी कृतार्जुनीयम और विकल्प डी है नैषधि चरितम। कौन सी रचना भारवी की है? बिल्कुल भारवी का किरात जीव, किरातार्जुनीयम सर्ग कितने के सुन में आता है? बिल्कुल 18 सर्ग। और वीर रस पहले श्री श्री करता है, बाद में लक्ष्मी लक्ष्मी करता है। और कृतार्जुनीयम की बात की जाए भारवी की, तो भारवी के विषय में कहा जाता है कि इनकी जो वाणी है नारिकेल फल सम्मित है ना। नारिकेल, नारियल का पेल, नारियल देखे हैं ना कि ऊपर से बड़ा कठोर होता है, नीचे बड़ा सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से इनकी भाषा के विषय में उक्ति है कि जो भारवी की भाषा है ऊपर से बिल्कुल कठोर है, अंदर से कोमल है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 को आप सी लाख कर लीजिएगा और प्रश्न संख्या 50 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 बहुत ही खास प्रश्न है कि मुद्रा रासस नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा रासस नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कुमारदास, विकल्प बी शूद्रक, विकल्प सी अमर सिंह, या फिर विकल्प डी विशाख दत्त। सोच समझकर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 50 का बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुद्रा रासस का उत्तर दो तरफ भागा, कुछ लोग शूद्रक कह रहे हैं, कुछ लोग विशाख दत्त कह रहे हैं। बिल्कुल ये रचना अपने आप में बहुत कन्फ्यूजिंग है, आपको कन्फ्यूज करती है। आज के बाद कन्फ्यूजिंग खत्म हो जाएगा। मुद्रा रासस की बात करते हैं तो राक्षस जो होता है विशाख दत्त होता है, दत्त वाला, दांत वाला होता है। और देखे होंगे राक्षस हंसता भी वैसे हा, तो दांत निकलता है ना। तो विषधर और दांत वाला, विशाख दांत वाला कौन होता है? तो राक्षस होता है। तो राक्षस को मुद्रा राक्षस। और देखिए शूद्रक की बात करते हैं, शूद्रक को तो आप शूद्र कर लीजिएगा। इनकी रचना है मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम की बात करते हैं ना तो मृत धन शटिका, तो मृत को ताको मिल गया है ना, तो हो जाता है मृच्छकटिकम। तो मिट्टी की शटिका खिलौने से खेलता है, किसका? बोले शूद्र कलर का। तो ये ट्रिक है मित्रों, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, ना तो किसी भी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेना देना है। बस किस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए, एकमात्र ही उद्देश्य मेरा चल रहा है। और आप सबको बखूबी पसंद आ रहा है, इसलिए ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो शूद्र का लड़का क्या करेगा? मिट्टी की गाड़ी से मृत शटिकम खेल रहा है। और विशाख जो होता है ना, उसका दांत जो है मुद्रा राक्षस, राक्षस का दांत विशाख होता है। अब आज के बाद फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 के विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रश्न संख्या 51 कि निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? कौन सा ग्रंथ कालिदास का है? विकल्प ए उत्तर रामचरितम, विकल्प बी मृच्छकटिकम, विकल्प सी माल विकाग्निमित्रम, या फिर विकल्प डी मुद्रा रासम। सोच समझ कर उत्तर दीजिए, स्टार लगाइए। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। और आप सबका उत्तर धीरे धीरे टहलते हुए
स्क्रीन पर दिख रहा है कि सर कालिदास की जो रचना है विकल्प सी को लॉक किया जाए। माल विकाग्निमित्रम विक्रमो उर्वशी, है ना, ये नाटक हैं कालिदास के, ध्यान में रखिएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम, तो 3 बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं, इसमें 5 अंक है, ध्यान में रखिएगा। माल विकाग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशी की कथा जो है इसमें भी 5 अंक हैं, और अंतिम जो इनका नाटक जिसे आप कह सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 है। तो 5, 5, 7 ध्यान में रखिएगा। 3 नाटक कालिदास जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये नाटक में अंक होता है, इसका भी ध्यान आप रखिएगा। उत्तम रामचरितम भवभूति की रचना है, चरित्र की अनुभूति भवभूति, है ना। तो उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और प्रतिमा नाटक। आगे आप देख पा रहे हैं मृच कटिकम। मृच कटिकम अभी मैंने बताया था, मृच कटिका किसका, तो बोले शूद्र का, शूद्रक का, है ना। और राक्षस का विशाखदत्त होता है। तो ये बिल्कुल सारी रचनाओं को आप बना ले जाएंगे। और इस प्रश्न के माध्यम से आप देखिए, अगर प्रश्न किसी तरह से आ जाए परीक्षा में तो उस प्रश्न को दौड़ा के मारिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 52 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिए गए सूची के आधार पर आपको जो कूट है उस कूट के आधार पर उत्तर चयन करना है। सूची ए में आप देख रहे हैं कि रचनाकार हैं, और सूची जो 2 आपको दिख रही है सूची 2 में रचनाएं हैं। कालिदास की रचना बिल्कुल ऋतु संहार, बिल्कुल सही आपका मिला। भावभूति अनुभूति करते हैं तो उत्तर रामचरित की, बिल्कुल बी का 4 हो गया। दंडी 10 कुमार, दंडी के 10 कुमार। और पाण भट्ट की कादम्बरी हर्ष तो नैषधि चरितम। तो आपने देखा कि 1 का 1, बी का 4 और सी का 2। तो 1 का 1, बी का 4, सी का 2। 1 का 1, बी का 4, सी का 2। तो विकल्प ए आपका सही बन गया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 53 है कि बामाह कुलस्या धमः में बामाह शब्द का अभिप्राय है। बामाह कुलस्य धमः में बामा शब्द का अभिप्राय है। आपको सही जवाब देना है। विगत परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 53। और बात हम लोग करें तो यूपी टीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और सारे के सारे प्रश्न जो हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को तो एक बार बिल्कुल आप लोग हल करिएगा, और इसके आधार पर प्रश्न तैयार करिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा कि कितनी कमियां रह गई हैं और कहां पर आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विकल्प बी है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, विकल्प सी सामान्य युवतियाँ, या फिर विकल्प डी है वक्र स्वभाव वाली युवतियाँ। तो बामाह की बात यहाँ पे की जा रही है कि बामाह कुलस्या धमः में बामाह का अभिप्राय। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर आप लोग दीजिए, सोच समझ कर दीजिए। और आया सर कि विकल्प बी विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें बामाह कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 53 के विकल्प बी को आप लोग सही करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है कि उत्तर रामचरितम के 33 अंक का संबंध किससे है। विकल्प ए वाल्मीकि के आश्रम से, विकल्प बी अयोध्या से, विकल्प सी सरयू का तट से, या फिर विकल्प डी पंचवटी से। सोच समझ कर उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 54 का कि उत्तर रामचरितम के 33 अंक का संबंध किससे है। ये प्रश्न जो है यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और आपका उत्तर आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी पंचवटी। उत्तर रामचरितम का तीसरा पंचवटी, और पंचवटी में कितने गए 3। तो ध्यान में रखिएगा 3 लोग गए थे तो 3 अंक, और तीसरा अंक पंचवटी है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 55 है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अभी इसकी चर्चा मैंने किया था कि किसको घंटा उपनाम से जानते हैं, किस कवि को घंटा, महाकवि घंटा भी कहा जाता है। विकल्प ए बाण भट्ट को, विकल्प बी माघ को, विकल्प सी भारव, या फिर विकल्प डी श्रीहर्ष को। तो आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी घंटा, किसको, महाकवि माघ को घंटा कवि भी कहा जाता था। तो विकल्प बी को लाभ किया जाए तो महाकवि शिशुपाल, शिशु माघ में जन्म लेता है, या शिशु का वध माघ में होता है, इनकी रचना है। बाण भट्ट की कादम्बरी, भारव का कृतार्जुनियम, श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। बिल्कुल इनके साथ ही इनकी रचना को भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए और प्रश्न संख्या 55 के विकल्प बी को लॉक करिए। प्रश्न संख्या 56
निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? एक नाटक इनमें ऐसा है जो कि महाकवि भास का नहीं है, तो उसको पहचानना है और पहचान करके उसका जो उत्तर है सही करना है कि कौन सा नाटक भास द्वारा प्रणीत नहीं है। विकल्प ए मृच्छकटिकम, विकल्प बी उरुभंगम, विकल्प सी दूतवाक्यम या फिर विकल्प डी मध्यम व्यायोग। सही उत्तर आपको देना है। और आपके दिमाग में आ गया कि सर मृच्छ खटकम मृत की षटका तो कौन खेलेगा? सर शूद्र का लड़का यानी कि शूद्रक की रचना है ना? बिल्कुल। और प्रश्न संख्या 56 की एक को आपने लाक कर लिया। उरुभंग, दूतवाक्यम और मध्यम योग जो है रचनाएं आप जो देख पा रहे हैं महाकवि भास की हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? जो रंगमंच होता है उस रंगमंच के पीछे का यानी कि पर्दे के पीछे का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। निश्चित रूप से जो भाई बहन इसको नहीं पहले से देखे होंगे उनका प्रश्न तो गलत होना है ना? विकल्प कह रहे हैं कि पृष्ठ मंच, विकल्प बी दर्शक दीर्घा, विकल्प सी नेपथ्य या फिर विकल्प डी कलाकार दीर्घा। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है प्रश्न संख्या 57 का। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी नेपथ्य। निश्चित रूप से आप लोग जो है विगत प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, इसलिए आप सबका उत्तर जो है सही आ रहा है कि सर नेपथ्य को लाक किया जाए। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी नेपथ्य इज राइट आंसर, है ना? पर्दे का पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं, है ना? कभी कभी देखे होंगे पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है ना, जो कि पीछे से आपको हिंट देते हैं। तो हिंट के माध्यम से जो कलाकार जो पात्र होता है वो उसका अनुकरण करता है। प्रश्न संख्या 58 है कि उपमा, पदलालित, अर्थ गौरव की दृश्य एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? उपमा में तो कालिदास है, अर्थ गौरव में भारवी है, दंडी का पदलालित्य है, लेकिन तीनों से कौन युक्त है? जवाब आप दीजिए। और बिल्कुल आपको तो बिल्कुल विकल्प में ही दिख रहा है। विकल्प ए कालिदास उपमा के लिए, विकल्प बी भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी का पदलालित्य है। बात करें विकल्प डी माघ, तो माघ है संत तीनों गुणा। तो माघ के अंतर्गत तीनों गुण आते हैं। माघ की रचना है शिशुपाल बधम और माघ की जो उपाधि मिली है घंटा कवि, अभी आपने देखा है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, प्रश्न संख्या 59 है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? सुलभ कोपो, सुलभ माने आसानी से, कोपो माने गुस्सा वाले, यानी कि जल्द ही रुष्ट होने वाले, नाराज होने वाले कवि किसे कहा है? विकल्प ए दुर्वासा को, विकल्प बी परशुराम को, विकल्प सी वशिष्ठ को या फिर विकल्प डी विश्वामित्र को। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि कालिदास ने किसको सुलभ कोपह महर्षि कहा है। बिल्कुल आपका उत्तर धीरे धीरे टहलते हुए आ रहा है कि सर विकल्प ये दुर्वासा ऋषि। बिल्कुल दुर्वासा ऋषि के बारे में किसने, है ना, कालिदास ने कहा है कि ये सुलभ कोपो ऋषि है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 59 का विकल्प ए को आप लाक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 60 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम रचना किसकी है? विकल्प ए भवभूति की, विकल्प बी भास की, विकल्प सी कालिदास की या फिर विकल्प डी भारव की। आसान सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका तो उत्तर सबको आना सही है। और बिल्कुल सबका उत्तर आया कि सर विकल्प सी को लाक किया जाए। तो सी को लाक कर लिया, कालिदास का है ना? 7 अंक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 61 है कि इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? एक नाटक भास का नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रतिमा नाटक, विकल्प बी उरुभंग, विकल्प सी दूतवाक और विकल्प डी है मालविकाग्नि मित्रम। तो बिल्कुल आप सबकी समझ में आ गया कि सर ये 5 अंक का नाटक है और कालिदास का है, ये भास का नाटक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प डी आप लोगों ने सही प्रश्न के रूप में चयन किया है और निश्चित रूप से आप सबका जो उत्तर है सही आया। जिनका उत्तर सही आया वो बधाई के पात्र, जिनका नहीं आया वो महा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब उनसे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 62 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। स्वप्नवास दत्तम नाटक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, किसका है? विकल्प ए कालिदास, विकल्प ए भास, विकल्प से भुवती या फिर विकल्प डी व्यास। तो भुवत को भारवी कर लीजिए, भारवी का तो है नहीं, व्यास का भी नहीं है। भास की बात करें और कालिदास की, तो कालिदास को तो आप लोग रटे हुए हैं, 7 रचनाएं हैं, कालिदास का भी नहीं है। बचा विकल्प बी
तो भास का है स्वप्नवास भास, स्वप्नवास भास, ये ध्यान में रखिएगा, भास की रचना है। और प्रश्न संख्या 62 के विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 63 है कि भारवी की माता का क्या नाम था। बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिएगा कि भारवी की माता का क्या नाम था। विकल्प ए सुशीला, विकल्प बी गीता, विकल्प सी सुनीता और विकल्प डी है बिल्कुल आपने देखा कि मीता है। और बिल्कुल जो प्रश्नावली आपने 2 देखा था रविवार के दिन, उसमें भी ये प्रश्न मेरे द्वारा पूछा गया था कि भारवी की माता का क्या नाम है। तो बिल्कुल आप सब में से कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है सुनीता और कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है सुशीला। तो बिल्कुल भारवी की जो माता थे उनका नाम था सुशीला, और पिताजी का ही नाम आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि इनके पिता जो थे वो श्रीधर थे। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका उत्तर सही आ रहा है, आप सबकी तैयारी भी ठीक ठाक कंडीशन में चल रही है। ऐसे ही आप सबको लगे रहना है, जुटे रहना है, निरंतर अपनी तैयारी को परखना है, बेहतर से बेहतर करना है। ठीक है ना। निरंतरता बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा जो है क्या हो जाता है, खाली भी होता है। तो आपको भरना है, खाली नहीं करना है। चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। विकल्प ए कह रहे हैं सुधीर, विकल्प बी सुशील, विकल्प सी हरि या विकल्प डी है कृष्ण। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर विकल्प जो सी हरि देख रहे हैं इसको हीर कर लीजिए, है ना। तो बिल्कुल जब हीर कर लेंगे तब तो विकल्प आपको आउट हो गया। और आपने कहा कि सर प्रश्न संख्या 64 के जो विकल्प है सी है हीर, तो हीर को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आप लोग बहुत चतुर हैं, बड़े समझदार हैं। तो विकल्प सी हीर को लॉक कर लिया गया और हीर श्री हर्ष के पिता हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। माता कौन है, बिल्कुल मामल्य देवी है, मामल देवी। तो पिता हीर, माता मामल्य देवी, किसके, तो ध्यान में रखिएगा श्री हर्ष के। ठीक है ना। और श्री हर्ष की रचना आपने देखा नैषधि चरितम, और नैषधि चरितम को औषधम भी कहा जाता है, विद्वानों ने इसको औषध कहा है। ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ। और संख्या 65 है कि किस कप की वाणी नारिकेल फल के समान है। मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था कि किस कप की वाणी नारिकेल फल के समान है। विकल्प ए घट करपर, विकल्प बी भरतरी, विकल्प सी कालिदास या फिर विकल्प डी भारवी। तो बिल्कुल महाकवि भारव की जो वाणी है उनके विषय में कहा जाता है कि नारिकेल के समान है। रचना आपने देखा कृतार्जुनीयम है। कृतार्जुनीयम में बिल्कुल बात करें तो 18 सर्ग हैं, वीर रस हैं। शुरुआत में श्री श्री और अंत में लक्ष्मी लक्ष्मी। इन्हीं की जब शुरुआत होती है तो श्री शब्द से और अंत जब होता है तो बिल्कुल लक्ष्मी से। तो श्री श्री लक्ष्मी लक्ष्मी ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का विकल्प आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न के 66 है कि भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है कौन सा। उत्तर आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मालती माधव, विकल्प बी महावीर चरितम, विकल्प सी स्वप्नवास दत्तम या फिर विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भगवान राम के जीवन से संबंधित जो नाटक होगा वो हल्का फुल्का नहीं होगा, बल्कि महावीर चरितम। महा होगा, महान होगा, वीर होगा। तो महावीर चरितम इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 67 आ गया आपकी स्क्रीन पर कि रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। बिल्कुल विकल्प ए 18 सर्ग है, विकल्प बी 19, विकल्प सी 20 और विकल्प डी 21। सोच समझ कर दीजिएगा कि रघुवंश में कितने बिल्कुल आपका जवाब आया कि सर रघुवंश एक नवा वंश है। मैंने बताया था नवा माने 1 9 19 है ना। और कुमार में कुमार संभव कुमार 17 वर्ष का है, ध्यान में रखिएगा। 18 वर्ष के बाद वो बालिग हो जाएगा। ठीक है ना। तो 17 में कुमार, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए 20 का तो शिशुपाल बधम है 20, और 22 नैषधि चरितम। ठीक है। चलिए 18 कृतार्जुनीयम का। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 68 है कि साहित्य है एक तो शिवेतर रचते, विकल्प बी सामान्य के लिए, विकल्प सी सबका हित चाहता है और विकल्प डी है कि विकल्प 4 है कि का कार्य भी में निर्माण करना होता है। यानी कि साहित्य क्यों किया जाता है। तो देखिए मित्रों बात करें साहित्य को शिवोत्तर रचते, शिव से इतर रक्षा करने के लिए तो बिल्कुल सही है, पाप से बचाने के लिए। सामान्य के लिए होता है और सी सबका हित चाहने के लिए। तो विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिए, है ना। और ये प्रश्न देखेंगे तो दिल्ली की भी
जो पीजीटी 2015 में पूछा गया था। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि जब दिल्ली में पूछा जा सकता है तो यूपी में तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्थान की हिंदी बहुत मजबूत मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 69 की बात अगर हम लोग करते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए पिंगल शास्त्र, विकल्प बी भाषा शास्त्र, विकल्प सी व्याकरण, या विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिससे शुद्ध और अशुद्धि का पता होता है, नियम का पता होता है, ऐसे शास्त्र को क्या कहते हैं। उत्तर आप लोग बिल्कुल अब समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया कि सर व्याकरण को लॉक किया जाए। तो प्रश्न संख्या 69 का विकल्प सी व्याकरण इज राइट आंसर है ना। व्याकरण के बारे में कहा जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्धि और अशुद्धि का पता चलता है, शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान होता है। तो व्याकरण को लॉक किया जाए और प्रश्न संख्या 69 के विकल्प सी को आप सही किए हैं। जीआईसी पीजीटी 2012 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 70 है कि राजशेखर के नाटक का नाम है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामायण, बाल रामायण, विकल्प बी चंड कौशिक, विकल्प सी शेष धानंद, और विकल्प डी है आश्चर्य चूड़ामणि। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर राजशेखर का जो रचना है विकल्प ये बाल रामायण और काव्य मीमांसा। ठीक है, बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि 70 का ए इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा, और अगर ये प्रश्न परीक्षा में आपको दिखाई दे जाए तो निश्चित रूप से आप इसको सही करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 71 है कि संस्कृत में निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। एक जो ग्रंथ है वो नाटक नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं उभयामीसारिका, विकल्प बी रघुवंशम, विकल्प सी मालती माधवम, या फिर विकल्प डी है बेड़ी संहार। प्रश्न संख्या 71 सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा कौन सा एक है बिल्कुल नाटक नहीं है। और मैंने बताया था विकल्प बी रघुवंश के विषय में कि रघुवंश नाटक नहीं है बल्कि एक महाकाव्य है, और रघुवंश एक नवा वंश है, 19 इसमें सर्ग हैं। तो ध्यान में रखिएगा। बात करें उभयामीसारिका तो ये बिल्कुल एक नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा मालती माधव भी नाटक है। बेड़ी संहार भट्टनायक की रचना है, भट्ट से बेड़ी का संहार होता है, भट्टनायक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 72 है कि मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है। बात करें मुद्रा राक्षस की तो बिल्कुल अभी आपको बताया गया था, इसके पूर्व में चर्चा हुई है, और ये प्रश्न देखिए परीक्षा में पूछा गया है जीआईसी पीजीटी 2013 में। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी चर्चा मैंने पहले ही किया था। तो बिल्कुल कालिदास की रचना है, वारव की है, भवभूत की है, या फिर डी विशाख दत्त की है। तो आपके समझ में आ गया कि सर जो राक्षस की मुद्रा, जो राक्षस होता है उसका विशाख दत्त होता है, विशाख दत्त वाला होता है। ठीक है। तो 72 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 73 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। विकल्प कह रहे हैं ऋतुसंहार, विकल्प बी कुमार संभव, विकल्प सी बुद्धचरित, या फिर विकल्प डी है रघुवंश। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि ऋतुसंहार में 6 अच्छे क्या हैं सर्ग हैं। कुमार संभव, कुमार 17 सर्ग, रघुवंश एक नया सर्ग है, 19 है। बुद्ध चरितम है ना, कालिदास की रचना नहीं बल्कि अश्वघोष की है, अश्वघोष का बुद्धचरित, अश्वघोष का बुद्धचरित। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 73 है उसके विकल्प सी को आप लोग लॉक करिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 74 एक अच्छा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि कौन सा नाटक भास का नहीं है। विकल्प ए स्वप्नवास दत्तम, विकल्प बी प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण, विकल्प सी प्रतिमा नाटकम, या फिर विकल्प डी मुद्रा राक्षस। तो प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण का लीजिएगा भास का। तो बिल्कुल स्वप्नवास दत्तम भी है, प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण भी है, प्रतिमा नाटकम भी है। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस, राक्षस का दांत तो विशाख होता है, तो विशाख दत्त, ये ध्यान में रखिएगा, ये भास की कृति नहीं है। और प्रश्न संख्या 74 के विकल्प डी को आप दिमाग में बैठाते हुए आगे चलिए। प्रश्न संख्या 75 है कि कौन सी कृति भवभूत की नहीं है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 75 का कौन सी कृति भवभूत की नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि महावीर चरितम, विकल्प बी मालती माधवम, विकल्प सी उत्तर रामचरितम, या फिर विकल्प डी कपूर मंजरी। सोच समझकर आपको उत्तर देना है कौन सी कृति जो है
भवभूत की नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि भवभूति अनुभूति किसकी, महावीर की अनुभूत होती है, मालती की अनुभूत होती है और चरित की अनुभूति होती है, उत्तर रामचरितम, है ना। कपूर मंजरी बिल्कुल भवभूति की रचना नहीं है, बल्कि बात करें कपूर मंजरी की तो कपूर की मंजरी राजशेखर की। किसकी रचना है? राजशेखर की। कपूर मंजरी राजशेखर की रचना है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 75 के विकल्प डी को लॉक करिएगा। प्रश्न संख्या 76 है कि भास की रचना है। अब भास की रचना इसमें कौन सी है? विक्रमोर्वशीय, विकल्प बी मृच्छकटिकम, विकल्प सी रत्नावली या फिर विकल्प डी प्रतिमा नाटकम। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 76 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बिल्कुल भास की रचना है प्रतिमा नाटकम, है ना। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिका, मृच्छ की कटिका से कौन खेलेगा? शूद्र का लड़का, शूद्र की रचना है। विक्रमोर्वशी, अज्ञा शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की रचना है। रत्नावली, रत्नावली की बात अगर हम लोग करते हैं तो बिल्कुल आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यही रत्नावली है जिसमें कुटनियों का वर्णन किया गया है ना। और कुटनी को कहते हैं बेसा। बसंत सेन और मदालिका का वर्णन आप लोगों ने भी देखा है। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 76 है, रत्नावली किसकी रचना है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 77 पे हम लोग चल रहे हैं कि प्रश्न संख्या 77 की बात करें तो प्रश्न संख्या 77 एक अच्छा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है ना। अच्छा सा प्रश्न है और GIC PGT 2014 में पूछा गया है कि निम्न में एक रचना कालिदास की नहीं है। ऋतु संहार तो अच्छी 6 ऋतुएं 6 सर्ग। मेघदूत की बात करते हैं, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ उत्तर मेघ 2 भाग। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक हैं। नैषधि चरितम कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि नैषधि चरितम है ना। नैषधिदम औषधम श्रीहर्ष की रचना है। नैषध औषध श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 78 है कि माघे संत त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में समिष्ट तीनों गुण क्रमशः किन किन 3 कवियों में हैं। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो 3 गुण हैं तो वो किस किस में हैं, है ना। उपमा कालिदासस, भारवी अर्थगौरव और दंडी पदलालित्यम। तो ये आप विकल्प ए को आप सही कर सकते हैं, इसी विकल्प में है। बाकी सब विकल्प तो बिल्कुल है ना सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए तो उपमा कालिदास माँ उपमा है ना कालिदास का, भारवी का अर्थगौरव और दंडी का पद लालित्य है। ठीक है, चलिए पद दंड। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 79 में। इनमें से महाकवि भास की रचना है कपूर मंजरी, विकल्प बी स्वप्नवास दत्तम, विकल्प सी मालविकाग्निमित्रम या फिर विकल्प डी मालती माधवम। कौन सी रचना महाकवि भास की है? तो बिल्कुल भास की बात करते हैं तो स्वप्नवास दत्तम भास की रचना है। कपूर मंजरी राजशेखर की है। मालविकाग्निमित्रम की बात करते हैं कालिदास की रचना है। मालती माधवम उत्तम रामचरितम है ना। और महावीर चरितम की बात करते हैं तो बिल्कुल भवभूति की अनुभूति भवभूत जी की रचना है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 79 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 80 है कि शिशुपाल बधम किसकी रचना है। शिशुपाल वध, शिशु का वध होता है, मैंने बताया था माघ में होता है, तो माघ की रचना है। भारवी का कीर्तार्जुनम और बिल्कुल बाणभट्ट की कादम्बरी और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। प्रश्न संख्या 80 का विकल्प ये माघ को आप सही कर लीजिएगा। और यही माघ कवि हैं जिन्हें घंटा कवि कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पिता इनके हीर हैं और माता मामल्य देवी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 81 है एको रस है करुण योग, एक रस करुण है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। विकल्प ए विश्वनाथ का, विकल्प भवभूत का, विकल्प सी भारव का या फिर विकल्प डी जयदेव का। तो सोच समझ कर उत्तर देना है। और मैंने आपको बताया था कि भारव बिल्कुल भवभूति अनुभूति क्या करते हैं, रस की, करुण रस की अनुभूति कौन करता है, भवभूति। तो भवभूत का है। विश्वनाथ का विश्वम वाक्यम सतम काव्यम इन्होंने कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और प्रश्न संख्या 81 के विकल्प बी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। अगर इनमें देखा जाए प्रश्न संख्या 82 को तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन हो सकती है। बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि मेघदूत, विकल्प बी ऋतु संहार, विकल्प सी रघुवंश या फिर विकल्प डी नैषध। तो नैषध तो इनकी रचना है नहीं, पहले तो इसको आप डिलीट करिए। बात करें मेघदूत रघुवंश और ऋतु संहार में तो बिल्कुल पहली रचना इनकी ऋतु संहार है। इसमें 6 सर्ग हैं, अच्छे सर्ग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा।
और प्रश्न संख्या 82 के विकल्प बी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 83 है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं, बिल्कुल गीत गोविंद की कब गाते हैं? जब जय होती है। तो जय देव है ना, कालिदास, भारव और बाणभट्ट से हट कर है। बाणभट्ट की कादम्बरी, भारवी के कृतार्जुनियम और कालिदास के 7 ग्रंथ आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से गीत गोविंद किसकी रचना है? विकल्प डी जयदेव की है। आगे प्रश्न संख्या 84 कि निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा रचित नहीं है। तो भास द्वारा कौन सी रचना नहीं रची गई है, उसका उत्तर आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रतिमा नाटकम, विकल्प बी स्वप्नवास दत्तम, विकल्प सी प्रतिज्ञा एगोन नारायण और विकल्प डी है महाभाष्य। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। अच्छा सा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, और ये बिल्कुल आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था और आपका उत्तर आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, महाभाष्य पतंजलि का है। ठीक है ना। तो 84 का सही जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया और महाभाष्य पतंजलि की रचना है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 की भवभूति की रचना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मृच्छकटिकम, विकल्प बी ज्ञान शाकुंतलम, विकल्प सी माल विगाग मित्रम या फिर विकल्प डी उत्तर रामचरितम। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिए। और आ गया भवभूति अनुभूति किसकी? रामचरित की अनुभूति भवभूति करते हैं, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम आपने देखा है। ठीक है ना। तो मालती माधवम भी इनकी एक रचना है ना। मृच्छकटिका तो भैया शूद्रक की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की और माल विगाग मित्रम भी कालिदास का नाटक है। तो ये 2 नाटक आप देख पा रहे हैं कालिदास के हैं, ये शूद्रक की रचना है। तो बचा आपका बिल्कुल उत्तर रामचरितम भवभूति अनुभूति। ठीक है। और प्रश्न संख्या 25 के विकल्प डी को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 86 है कि गीत गोविंद के रचयिता। देखिए प्रश्न रिपीट हो गया और ये प्रश्न बात करें 86 की तो आप देख पा रहे हैं आश्रम 2012 में पूछा गया है। ठीक है ना, रिपीट प्रश्न हो गया है। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ गया सर गीत गोविंद के रचनाकार, तो आपने बता ही दिया विकल्प डी जयदेव इज राइट आंसर। और बात करें प्रश्न संख्या 87 जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है ना। इस प्रश्न के साथ रचना और रचनाकार से संबंधित जितने प्रश्न थे जो कि पूर्व परीक्षा में पूछे गए थे सब कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और पूरी तरह से इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू एज इट इज आ सकता है। तो एको रस करुणयो किसका कथन है? और इसकी भी चर्चा हो चुकी है, कई बार आ चुका है और ये प्रश्न आश्रम पद्धति विद्यालय पीजीटी 2012 में पूछा गया था। तो एको रस करुणो, तो एक रस की अनुभूति भवभूति, अनुभूति भवभूति ध्यान में रखिएगा। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम इनके 3 बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इससे संबंधित जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे और प्रत्येक दिन आपको टॉपिक वार जो प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है और इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को आप लोग बिल्कुल अपना समय निकालकर 7 बजे जरूर जुड़ें। प्रत्येक रविवार को 125 प्रश्नों का जो कि टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से और ट्रिक के द्वारा कराया जा रहा है। निश्चित रूप से उससे आपकी तैयारी को एक धार मिलेगी, काफ़ी मजबूती मिलेगी और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको आप सुधार पाएंगे। तो मित्रों बार बार आप सबसे आग्रह करता हूं कि रविवार की क्लास को बिल्कुल आप लोग मिस मत करिए। उस जो रविवार की क्लास होती है उस क्लास को मैं इतने परिश्रम और मेहनत के साथ निर्माण करता हूं कि आप लोग खुद उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम विराम देंगे और आप सबके लिए जय हिंद जय भारत।